हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है हम समझने वाले हैं रेंसिडिटी एंड ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो ऑटो ऑक्सीडेशन टर्म है वो रेंसिडिटी के अंदर में ही जो है एक टर्म आता है, जिसमें जो है हम प्रोसेसेस के बारे में समझेंगे कि क्यों रेंसिडिटी होता है। उसी के अंदर में जो है हम ऑटो ऑक्सीडेशन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम समझते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। तो रेंसिडिटी को सिंपल वे में आप ये समझ सकते हो कि जैसे मेटल्स में क्या होता है कि जब वो खराब होने लगते हैं तो उनमें कोरोजन होता है। सिमिलरली हम अगर लिपिड्स के बारे में बात करें, जिसमें हम बेसिकली फैट या फिर जो है ऑयल्स के बारे में जो है डिस्कशन करते हैं, तो ये फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं, एक टाइम के बाद में जो है इनके जो भी आप कह सकते हो इनके जो ऑर्डर है वो आपका एक डिसएग्रेबल ऑर्डर के फॉर्म में जो है आपको पता चलता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास में बटर है, ठीक है, वो अब कुछ दिन के बाद में जो है उसका कुछ एक्सपायरी डेट होगा। उस एक्सपायरी डेट के बाद में जो है वो आपका खराब होने लगेगा। अब वो खराब जैसे होने लगेगा उसको आप स्मेल करोगे, उसका कुछ ऑर्डर होगा, वो जिस तरीके से शुरू में वो आता था, जैसे बटर का जो एक स्मेल होता है, स्पेसिफिक स्मेल होता है, लेकिन जब तक वो खराब नहीं हुआ तब तक वो स्मेल आएगा। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो आपका खराब होने लगेगा। अब जैसे ही वो खराब होने लगेगा एक टाइम के बाद में, तो उसके बाद में जो उसके स्मेल में जो है चेंजिंग आ जाएगी और उसके बाद में जो है आप उसको नहीं खा सकते हो। ठीक है, बटर को जो है आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बटर क्या हुआ, एक आपका डिस एग्रेबल आपका एक ऑर्डर देता है। इसके कारण क्या होता है आपका कि वो बटर जो है खराब होने लगता है और उसी टर्म को हम कहते हैं रेंसिड। ठीक है, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, और जब ये आपका खराब होने लगता है तो ये आपके लोअर एसिड में जो है टूटने लग जाते हैं। किसमें टूटने लग जाते हैं? लोअर एसिड में। तो यहां पे देखो सिंपल टर्म में क्या है कि हमारा फैट और ऑयल जब खराब होने लग जाते हैं और जब खराब होने लगेंगे तो उसमें कुछ डिसएग्रेबल जो है उसका कुछ ऑर्डर होगा, जिसके कारण जो है मतलब उसमें कुछ आएगी, अनप्लेजेंट चीज आएगी, जिसके कारण हम कह सकते हैं सिंपल टर्म में रेंसिडिटी। जैसे यहां देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, द टर्म रेंसिड इज अप्लाइड टू एनी फैट और ऑयल दैट डेवलप ए डिसएग्रेबल ऑर्डर ड्यू टू स्लो डिकम्पोजिशन। मतलब वो जो है स्लो डिकम्पोजिशन हो गया लोअर एसिड में इनटू लोअर एसिड। ओके, इसे ही हम कहते हैं यहाँ पे रेंसिडिटी। अब जो है इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे रेंसिडिटी क्यों होता है। इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। पहला जो रीजन यहाँ पे मैंने लिखा है वो लिखा है मैंने हाइड्रोलिसिस, एंड दूसरा मैंने बताया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये दोनों ही जो प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस कैसे होते हैं, जैसे देखो मान लो एग्जांपल के लिए अगर आपका यहाँ पे बटर ही दिया हुआ है, ठीक है, तो बटर जो है एक टाइम पे जो है खराब होने से पहले जो है क्या होगा कि एयर में जो है आपका कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब ये जो है कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ये अब्जॉर्ब कर सकता है, तब तक वो खराब नहीं होगा। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये बहुत अमाउंट में जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने लगेगा, जिससे जो है ये इसके लिए ठीक नहीं होगा और इससे जो है ये आपका खराब होने लगेगा। तो एक लिमिट ऑफ ऑक्सीजन के बाद में जब उसके बाद में जो है जब वो हायर ऑक्सीजन आपका एब्जॉर्ब करने लगता है, उससे ही जो है हम कहते हैं यहाँ पे कि शुरू में जितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जिससे इसमें कुछ खराबी नहीं हुआ, इससे हम कहते हैं इसका इंडक्शन पीरियड कहते हैं। और इसके बाद में जब ये लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपका ये करने लगा तो इसमें आपका रेंसिडिटी आने लगेगा। लेकिन जिस टाइम पे जो है आपका हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये एब्जॉर्ब नहीं किया उससे पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम इंडक्शन पीरियड कहते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो, आपको और क्लियर जो है वे में ये समझ आएगा। यहां पे क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन्वॉल्व बिफोर, ओके बिफोर है ये, नॉट आफ्टर, बिफोर ए फैट और ऑयल, एक फैट या फिर ऑयल बिगिंस टू एब्जॉर्ब large quantities of oxygen is known as induction period।
देखो यहाँ पे क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन्वॉल्व बिफोर अ फैट और ऑयल बिगिंस टू एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने बोला कि बटर है, एक स्लोअर अमाउंट में थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन ये एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा वो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये स्टार्टिंग का पीरियड जिसमें कम ही कर रहा था, जिसमें उतना ज्यादा अमाउंट नहीं कर रहा था, उसे ही हम इंडक्शन पीरियड कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था। अब जो है यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या है कि जब आपका यहाँ पे रेंसिडिटी ऑब्जर्व किया जाता है, तो मैंने बोला कि वो डिसएग्रीबल जो है ऑर्डर देता है। तो ये जो डिसएग्रीबल ऑर्डर था उसका आपको पता कैसे चलता है? तो उसको पता करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि उसमें जो है आपका चेंज इन कलर हो सकता है। ठीक है, मतलब जो भी आपका फैट या ऑयल है उसमें उसे कलर में चेंज हो गया। ठीक है, या फिर जो है उसके ऑर्डर में कुछ चेंजिंग आ जाएगी आफ्टर ये इंडक्शन टाइम पीरियड के बाद में। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे कुछ एक्सपायरी टाइम लिखा हुआ रहता है कि इस टाइम तक जो है ये खराब नहीं होगा। किसी भी प्रोडक्ट आप जो यूज करते हो, एग्जांपल के लिए, उसमें जो है एक एक्सपायरी डेट रहती है। उस एक्सपायरी डेट के बाद में जो है आपको यूज करने के लिए नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो उसका इंडक्शन टाइम पीरियड होगा एक्चुअली, उसके बाद में जो वो खराब होने स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पे चेंज इन ऑर्डर या फिर उसके कलर के थ्रू जो है ये पहचाना जाता है। अब जो है दो हमारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस था जिसके थ्रू जो है रेंसिडिटी होता था, वो हमारा हाइड्रोलिसिस था और वो हमारा ऑक्सीडेशन था। तो इन दोनों टर्म्स को हम समझते हैं कि हाइड्रोलिसिस के थ्रू जो है किस तरीके से रेंसिडिटी होता है और किस तरीके से जो है ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है रेंसिडिटी होता है। तो यहां पे आप अपना हेडिंग दे सकते हो, हाइड्रोलिसिस। देखो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, सिंपल बात है, आपके पास में कोई फैट या फिर जो है ऑयल दिया हुआ है। ठीक है, इसको सिंपली आप क्या करो, हाइड्रोलिसिस कर दो, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? आपको पता है फैट या फिर ऑयल जो है ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है, जो आपका ट्राइग्लिसराइड होता है ये, इसको जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये आपका किस में कन्वर्ट होता था? CH2OH, CHOH एंड CH2OH में कन्वर्ट होता था। एंड उसके बाद में जो है आपका यहाँ पे कुछ फैटी एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता था। मैंने इतना बताया था आपको। ये आपका फैट एंड ऑयल जो है ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड होता है, मैंने बताया था आपको। ये फैटी एसिड होता है, ये मैंने बताया था। और इसको जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ग्लिसराइड से जो है यहाँ पे एल्कोहल और यहाँ पे जो है एसिड में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। मतलब जो यहाँ पे हायर जो आपका यहाँ पे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो लोअर एसिड्स में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन हो जाता है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। तो जो हाइड्रोलिसिस का यहाँ पे पार्ट होता है उसे हम समझेंगे बटर के एग्जाम्पल से। किसके थ्रू समझेंगे? बटर के एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो फैट है जो बटर से हम यहाँ पे मिलता है जो हमें, वो क्या होता है? CH2 देन O CO CH2 होल टू CH3 देन यहाँ पे फिर से जो है यही यहाँ पे जो है ये आपका अलग अलग होगा। यहाँ पे वो क्या होगा? CH देन ऑक्सीजन देन CO देन CH2 यहाँ पे होल 4 एंड यहाँ पे CH3 एंड फिर से जो है CH2 एंड ऑक्सीजन CO CH2 होल 6 देन CH3। ये आपका बेसिकली फैट है जो कि हमें बटर से मिलता है। किससे मिलता है? बटर से जो है हमें मिलता है। अब जो है इसको हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। और बेसिकली बटर में जो हाइड्रोलिसिस होता है वो एक एंजाइम के थ्रू हो सकता है या फिर वाटर के थ्रू हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस एंजाइम के थ्रू करें जो कि आपका बेसिकली होता है लाइपेज, इस एंजाइम के थ्रू जो इसका हाइड्रोलिसिस होता है। अब ये किस में कन्वर्ट होगा? तो यहाँ पे तीन जो आपका यहाँ पे एस्टर ग्रुप है वो अल्कोहल में बदल जाएगा, CH2OH देन आपका यहाँ पे CHOH एंड CH2OH में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड इसे हम कहेंगे ग्लिसरोल। ठीक है, और इसके साथ में जो हमें मिलने वाला है वो क्या होगा? CH3 देन यहाँ पे CH2 होल 2 COOH देन फिर से जो है यहाँ पे CH3 CH2 होल 4 COOH एंड CH3 CH2 होल 6 COOH। ये जो है आपका पहला वाला है N ब्यूट्रिक एसिड, N ब्यूट्रिक एसिड। जो सेकंड वाला है इसको बोलते हैं हम कैप्रोइक एसिड। इसे क्या कहेंगे? कैप्रोइक, CAPROIC कैप्रोइक एसिड। एंड थर्ड वाला जो है इसे हम कहेंगे कैप्रिलिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड। तीनों का नाम याद रखना, ब्यूट्रिक एसिड, कैप्रोइक एसिड एंड कैप्रिलिक एसिड।
यहाँ पे जो है बेसिकली जब आपने बटर का जो है हाइड्रोलिसिस किया तो ये आपको ग्लिसरॉल के साथ में जो है आपका जो हायर फैटी एसिड था यहाँ पे, मतलब ट्राइग्लिसराइड था सॉरी, वो आपका यहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन होने के बाद में जो ये बेसिकली आपका ब्यूट्रिक एसिड, देन आपको यहाँ पे कैप्रोइक एसिड एंड कैप्रिलिक एसिड जो है यहाँ पे बेसिकली फॉर्म किया। अब यहाँ पे जो आपका एन ब्यूट्रिक एसिड है, एन ब्यूट्रिक एसिड है, ठीक है, एंड जो यहाँ पे दूसरा है कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड, इनका जो आपका ऑर्डर्स होता है ये बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होता है, ऑफेंसिव, जिसके कारण जो है इसमें रेंसिडिटी आ जाता है आपका बटर में, ठीक है। तो यहां पे जो है आपने ये चीज सीखा कि जो हाइड्रोलिसिस में जो है किस तरीके से जो है हमारा रेंसिडिटी ऑब्जर्व किया जाता है। इसका एग्जांपल के लिए हमने बटर लिया, बटर में जो है आपका हायर यहाँ पे आपका ट्राइग्लिसराइड था, जब उसको हमने हाइड्रोलिसिस किया लाइपेज यहाँ पे, मतलब हमने क्या किया, ये आपका हाइड्रोलिसिस होता है लाइपेज के साथ में, ठीक है, ये आपका एंजाइम के साथ में इसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो वो आपका ग्लिसरॉल और ये 3 एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें पहला जो है एन ब्यूट्रिक एसिड, देन कैप्रोइक एसिड एंड कैप्रिलिक एसिड में जो है कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से जो है ब्यूट्रिक एसिड और कैप्रोइक एसिड का जो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव ऑर्डर होता है, जिसके कारण इसमें जो है रेंसिडिटी ऑब्जर्व किया जाता है। अब जो है इसको रेंसिडिटी से हटाने के लिए हम बटर क्या करते हैं, तो बेसिकली बटर को जो है हम रखते हैं किसमें, रेफ्रिजरेटर में। जो है आपको कहा जाता है कि बटर को आप रेफ्रिजरेटर में रखो, किसमें रखो, रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज में आपको रखने के लिए कहा जाता है बटर को, जिससे वो खराब ना हो। इसके पीछे का यही हमारा इंपॉर्टेंट चीज था। दूसरा अब हम पढ़ने वाले जो हाइड्रोलिसिस के बाद वाला टर्म है वो हमारा है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। तो आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो, यहाँ पे जो है आप इसको दे सकते थे हेडिंग, इसको हाइड्रोलिसिस के बगल में जो है आप ये भी कह सकते थे हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, इसका नेम हो गया। अभी हम दूसरा पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। दूसरा है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में होता क्या है कि इसके लिए सिंपली जो है जो हमारा अनसैचुरेटेड एसिड होता है, मतलब जो आपका ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राइग्लिसराइड बेसिकली क्या होता है, हमने बोला फैट या फिर जो ऑयल हमने कह दिया है। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड ही वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि कौन अनसैचुरेटेड होता है कौन सैचुरेटेड होता है उसके बारे में आपको पता है, लेकिन हम सिंपली यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं ट्राइग्लिसराइड विथ, आपका उसमें क्या प्रेजेंट हो, या फिर कह दो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड एसिड, अनसैचुरेटेड एसिड्स, ठीक है। ये ऐसे जो एसिड जो ट्राइग्लिसराइड है जो आपका कंटेन कर रहा है अनसैचुरेटेड एसिड, ये बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे आप सेंसिटिव होता है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी के लिए। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्राइग्लिसराइड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड एसिड आर मोर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, ठीक है। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी के लिए जो है ये बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है। इतना आपको चीज समझ आया। अब जो है हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर ये ऑक्सीडेटिव जो रेंसिडिटी होता कैसे है। तो सबसे पहले जो आपका अनसैचुरेटेड जो आपका यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड है, अनसैचुरेटेड जो आपका ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड है, ये बेसिकली सबसे पहले जो है आपका एक फ्री रेडिकल में जो है कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे सिंपल चैन लेते हैं, CH डबल बॉन्ड, देन CH सिंगल बॉन्ड, CH पे रेडिकल, ये आपका फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। ये पहले फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, देन ये ऑक्सीजन के साथ में जो है जो आपका एयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ में रिएक्शन करने के बाद में जो है ये आपका हाइड्रोपेरोक्साइड का जो है फॉर्मेशन करता है। होगा क्या यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH, ये आपका OH का जो है फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रो
हाइड्रोपेरोक्साइड, इसमें जो है कन्वर्ट हो जाता है। देन इसके बाद में जो है ये आपका कार्बोनिल्स में जो है, कार्बोनिल्स में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से जो है आपका ऑक्सीडेटिव जो है आपका इसमें क्या होता है, रेंसिडिटी होता है। मतलब अनसैचुरेटेड से फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल से हाइड्रोपेरोक्साइड, देन कार्बोनिल्स में जो है आपका ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहां पे जो ओवरऑल ये प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। इसी को हम ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। दो चीज इंपॉर्टेंट समझे आपने कि रेंसिडिटी क्या होता है, दो तरीके से होता है, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी एंड ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। जो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी का जो ये पार्ट होता है, जिस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, उसे हम कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। इतना आपको समझ आया। अब जो है एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे केमिकल्स के नेम बताऊंगा जिसके थ्रू जो है यहाँ पे बेसिकली प्रिवेंट किया जाता है। उसमें जो आपका यहाँ पे है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो जो प्रिवेंशन होता है रेंसिडिटी के लिए, वो सिंपली क्या है कि मतलब हम उसे खराब नहीं होने दें। उसके लिए बहुत सारे जो आपके केमिस्ट वगैरह होते हैं, वो डिफरेंट जो है आपके केमिकल्स के या फिर कोई भी मॉलिक्यूल के जो है वो डेवलपमेंट करते रहते हैं, जिससे जो है वो जल्दी खराब ना हो। कोई भी मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी आप यूज करते हो, वो पैकेट के अंदर में ज्यादा दिन तक किस तरीके से सस्टेन कर पाता है, उसके पीछे भी जो है इन्हीं केमिकल्स के जो है हाथ होता है यहाँ पे। जैसे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं जिसमें यूज किया जाता है, जो फैट्स एंड ऑयल्स को जो है आपका यहाँ पे प्रिवेंट कर सके। ठीक है, जिसे हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को जो है रोकते हैं। इसके पीछे का सबसे पहला जो हम यूज करते हैं, जो कॉमनली यूज होता है, वो हमारा होता है एस्कॉर्बिक एसिड। जो फैट एंड ऑयल को जो है मतलब यहाँ पे प्रिवेंशन करते हैं रेंसिडिटी के लिए, वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। देन दूसरा होता है, ये हमारा किस में प्रेजेंट होता है, विटामिन सी में प्रेजेंट होता है। देन हमारा दूसरा हो गया विटामिन ई हमारा हो गया। देन नेक्स्ट हम यूज करते हैं, वो करते हैं हम हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, नेक्स्ट हम यूज करते हैं गैलिक एसिड। ठीक है, एंड इनके इट्स एस्टर्स को हम यूज करते हैं। एंड लास्टली हम जो यूज करते हैं वो होता है 3-टर्ट ब्यूटाइल 4-हाइड्रोक्सी एनिसोल। जो हमने ये लास्ट कंपाउंड यूज किया हुआ है, इसका बेसिकली यूज होता है पोटैटो चिप्स के लिए। जो आप पोटैटो चिप्स के पैकेट खाते हो, लेज वगैरह, उसमें जो है इसके प्रिवेंशन के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है हम बेसिकली केमिकल्स का यूज करते हैं, जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट्स के जैसे जो है हमारा यहाँ पे बेसिकली यूज होता है। ठीक है, और भी कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू जो है हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। जैसे हमारा होता है वैक्यूम पैकेजिंग। तो ये सारे हमारे जो भी प्रोसेस थे जिसके थ्रू जो है हमने रेंसिडिटी के बारे में समझा, ऑटो ऑक्सीडेशन के बारे में समझा, एंड उसके प्रिवेंशन के बारे में समझा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।